Again, this time I am taking respiration. Last time I had taught you about the respiratory organs in different beings, and this time I am taking your the respiratory system. And I just want to remind you all that these were the things we had read before and had discussed also. So now I will take your next topic, and that topic is respiration in human beings. So let's start now. Respiratory system in humans. As you all know that humans take oxygen and gives out carbon dioxide. Humans ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये ह्यूमंस का ब्रीदिंग अपरेटस होता है. ब्रीदिंग अपरेटस क्या होता है? नॉस्ट्रिल से बनता है. नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, नेज़ल कैविटी या नेज़ल चैम्बर तक पहुंचता है, फिर उसके बाद फेरिंक्स में जाता है. फेरिंक्स आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर. फेरिंक्स में जाने के बाद ट्रैकिया पे जाता है. ट्रैकिया से लैरिंग्स भी आता है, और लैरिंग्स के साथ साथ ब्रोंकाई के बाद लंग्स पे जाता हुआ डायफ्रागम पे जाके ख़त्म होता है. ठीक है, सो ये है. उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज़ से, और नोज़ दो होल्स से बने होते हैं. सो उसी के बारे में आपको लिखा कि यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं एंड नोज़ के एंड्स में, और यहाँ से जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स में एंटर करती है, और नॉस्ट्रिल से ही जो एयर होती है वो फिल्टर होती है, क्योंकि नॉस्ट्रिल में हमारे हेयर्स होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं, और उसके साथ साथ नॉस्ट्रिल्स में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो इस प्रोसेस में उसकी हेल्प करता है. सो ये आ गया नेज़ल कैविटी. मैं आपको लोकेट करके बताते जाऊँगा कौन कौन सा पॉइंट कौन सा वाला है. सो अब हम बात करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो ये नेज़ल कैविटी है. नेज़ल कैविटी के बाद ये ओरल कैविटी है, माउथ वाली कैविटी, और ये नॉस्ट्रिल्स, नोज़ ऑब्वियसली, और यहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है. और सिस्टम स्टार्ट होने के बाद ये फेरिंग्स आ रहा है. फेरिंग्स के बाद ये जो पोर्शन है, ये स्लाइट पिंक जो है, ये लैरिंग्स है. लैरिंग्स के बाद ये फेरिंग्स के बाद ये स्काई ब्लू, ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये राइट मेन ब्रोंकस है. ये मेन ब्रोंकस है, और ब्रोंकस के बाद फिर फर्दर ब्रोंक्यूल्स आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे. और ये जो पोर्शन है ये आप देख रहे हो डायफ्रागम है. सो ये था स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है. इसके बाद मैं आपको थोड़ा जो अलग स्ट्रक्चर है वो बताऊंगा. तो नोज़ की हमने बात कर दी. नोज़ हमारे नॉस्ट्रिल्स के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फेस के, आइज़ के नीचे, वो आप सब जानते ही हो. और ये पेयर में होते हैं, और इन ये हेयर से लाइंड होते हैं, और इनमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हमारी एयर को फिल्टर करता है. फिर फर्दर हम बात करेंगे थ्रॉट की. गला जिसको हम बोलते हैं वो फेरिंग्स से बना होता है, और ये नेज़ल ओपनिंग होती है जो फेरिंग्स में एंटर करती है, और यहाँ पे एक कॉमन पासेज होता है. कॉमन पासेज क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर फूड और एयर एक साथ जाते हैं. हम खाना खाते हैं अपने ओरल कैविटी से, वो भी फेरिंग्स में जाता है, और जो नोज़ से हम एयर लेते हैं वो भी यहाँ पे जाती है. तो यहाँ पे एयर और वाटर, एयर और फूड दोनों क्या करते हैं, पास करते हैं. और ये लीड करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ट्रैकिया में, जो स्लिट की तरह होता है. उसको आप क्या बोलते हो? ग्लॉटिस. ग्लॉटिस क्या करता है? हमेशा ओपन रहता है. ग्लॉटिस ऑलवेज रिमेन्स ओपन. ये हमेशा कैसा रहता है? ओपन रहता है. एक्सेप्ट यहाँ पर क्या है, ये ग्लॉटिस हमेशा ओपन रहता है सिर्फ स्वेलोइंग के टाइम पे. ठीक है, स्वेलिंग के टाइम पे ये बंद रहता है. और ग्लॉटिस में क्या होता है, एक हल्का सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ढक्कन की तरह, जो आप कह सकते हो थोड़ा सा मांस का एक टुकड़ा होता है जो बंधा होता है, उसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस. और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, हमें स्वेलिंग में हेल्प करता है. तो जब हम स्वेलिंग करते हैं, एपिग्लॉटिस क्या कर देता है, क्लोज हो जाता है फ्रॉम द ग्लॉटिस टू अवॉइड एंट्री ऑफ फूड इनटू द एयर पाइप्स. तो ये क्या करता है, उसमें एयर पाइप्स में क्या करता है, ये एंटर नहीं होने देता है उसको. सो जैसे ही हम कोई चीज़ स्वैलो करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है. तो उसमें क्या होता है, एयर को एंटर नहीं करने देता है. फिर नेक्स्ट आ गया ट्रैकिया. ट्रैकिया जो है वो थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करती है डाउनवर्ड नेक पे, और बाद में डिवाइड होने के बाद फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको आप बोलते हो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया भी है. सो उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे हम अभी. सो ये है वो स्ट्रक्चर. सो थोड़ा सा और जूम करूँगा मैं आपको, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है.
सो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, इसमें क्लियर नहीं है। सो ये था जो हम बात कर रहे थे ट्रैकिया की। सो ट्रैकिया मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ क्योंकि ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया जो है वो क्या करेगा, फर्दर यहाँ से एंटर होगा, और ये हमारा जो लेफ़्ट लंग है और ये राइट लंग है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ट्रैकिया यहाँ पे एंटर करता है। फिर आते हैं लंग्स। सो जो लंग्स हैं वो ह्यूमंस में होते हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो लंग्स होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लंग्स जो हैं वो थोरेसिक कैविटी में लाई करते हैं और हार्ट के साइड्स में होते हैं। हार्ट बीच में होता है और लंग्स साइड्स में होते हैं। थोरेसिक कैविटी जो होती है वो सेपरेट होती है एब्डोमिनल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज डायफ्रागम, जो यहाँ पे बना है। रेड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर। सो ये डायफ्रागम है, ये क्या करता है, हमारे स्टमक के पोर्शन को इससे अलग करता है। सो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर। और उसके बाद फर्दर आप जान सकते हो कि जो लंग्स होते हैं वो एनक्लोज रहते हैं टू मेम्ब्रेन में, इसको आप बोलते हो प्लूरा। प्लूरा भी यहाँ पर आपको बनी हुई मिलेगी। सो आप देख रहे हो ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है ये प्लूरा होता है। सो फर्दर हम आगे बात करें तो देखते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो भी लंग्स बाद में ट्रैकिया में एंटर करते हैं, ट्रैकिया के बाद ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, इसको आप बोलते हो ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और सेकेंडरी दोबारा से ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है, इसको आप बोलते हो टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई बाद में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, अगर ये ट्रैकिया है, सो यहाँ पे ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ये टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे एल्वियोलाइज होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, मतलब ब्रांचेस और उनकी ब्रांचेस। पहली ब्रांच होगी प्राइमरी, ये वाली आ गई सेकेंडरी, और ये जो ब्रांच होगी वो क्या आ गई, टर्शरी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी हमारे एल्वियोलाइज हैं वो नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं, और ये हमारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से बने होते हैं। अभी मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको इसका वो बताता हूँ मैकेनिज़्म, कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हम अपने रिब्स को लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के बाद हमारा जो डायफ्रागम होता है जो डोम शेप का होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, जो नॉर्मली ऐसे होता है। सो वो फ्लैट हो जाता है, और क्योंकि एयर जो होती है वो लंग्स में आ जाती है और एल्वियोलाइज को भर देती है, उसकी वजह से क्या होता है, उस टाइम पे जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से लेके आता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में रिलीज़ कर देता है। और एल्वियोलाई में रिलीज़ करने के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई से एक्सचेंज हो जाती है, जो ब्लड में पहुंच जाती है, और बाद में हमारे बॉडी के हर ऑर्गन तक वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमारा डायफ्रागम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों होगा, क्योंकि हमारे रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब्स लिफ्ट होंगे। रिब्स लिफ्ट होने के बाद जो जितनी भी हवा होगी वो सारे के सारे हमारे लंग्स में हो जाएगी और एल्वियोलाइज को भर देगी। उसको भरने की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आएगी और वहाँ पे एक्सचेंज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन की जगह पे आ जाएगी, और इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज उनको एक्सचेंज करती हैं। सो यहाँ पे आपको बताया है कि जब एयर हमने अंदर ले ली अपनी बॉडी के, तो अब वो बाहर भी निकलना ज़रूरी है। सो बाहर निकलने के लिए लंग्स हमेशा क्या करते हैं, प्रॉपर वॉल्यूम बना के रखते हैं एयर की, ताकि वहाँ पे सफिशेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाए। सो ये कुछ एक नॉर्मल सा आपको एक एलिमेंट्री आइडिया था, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी। सो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को खुद के साथ बाइंड करने की। वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में काम अपना कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे उस कंसेप्ट की जो आपके नोट्स में दिया हुआ है। ये काफ़ी वास्ट है, तो दैट्स वाई मैंने नोट्स को लिया यहाँ पर। सो हम बात करेंगे ब्रीदिंग अपरेटस की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रीदिंग अपरेटस हमारा जो है वो नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल चैम्बर, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई से बनता है। लंग्स और डायफ्रागम से, इन स्ट्रक्चर से बनता है। मतलब नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब का सब ब्रीदिंग अपरेटस में आता है। सो उसके बाद ब्रीदिंग अपरेटस में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज़ से स्टार्ट होता है। नोज़ में 2 होल्स होते हैं, इसको आप नॉस्ट्रिल्स बोलते हो। यहाँ पे पासेज होती है एयर की,
और एयर यहाँ से नॉस्ट्रिल से पास होने के बाद ये बाद में नेज़ल पासेज से होने के बाद द एयर फॉर द रेस्पिरेटरी इज़ ड्रॉन थ्रू नॉस्ट्रिल एंड द नोज, एयर से ड्रॉ होती है। जैसा आप जानते हो नॉस्ट्रिल में हमारे हेयर भी होते हैं, म्यूकस भी होते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं, जो डस्ट वगैरह होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो आपकी ड्राई एयर होती है उसको मॉइस्ट एयर बनाते हैं। और नेज़ल कैविटी एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई है इन्होंने, ये बोनी पैलेट से सेपरेट होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दूँ नेज़ल का, तो आप इसको ध्यान से देखो तो ये आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये नॉस्ट्रिल है और ये माउथ आ गया। इसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा हार्ड जॉ होता है ऊपर वाला, अपर जॉ होता है, ये सेपरेट करता है हमारे नॉस्ट्रिल्स और माउथ की कैविटी को, ठीक है। सो इसको बोनी पैलेट बोलते हो। सो नेक्स्ट आ गया कि जब भी हम व्हेन वी ब्रीथ इन ईटिंग फूड इज़ फिल्ड विद फूड, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, उस वक्त ही सांस हमारी चल रही होती है। सो नेज़ल कैविटी के बाद एयर मॉइस्ट होती है, ट्रैप हो जाते हैं इसमें डस्ट पार्टिकल्स, जो म्यूकस उसको ट्रैप कर देता है, और ट्रैप करने के बाद जो हवा होती है वो फर्दर एंटर करती है फेरिंग्स में। सो फेरिंग्स में एंटर करने के बाद वो ओपन करती है लैरिंग्स में। ये स्ट्रक्चर, ये नोस्ट्रल, ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के बाद अब लैरिंग्स हमारा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो एपिग्लॉटिस होता है, और ये यहाँ पे स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जो ग्लॉटिस बोला जाता है। तो एपिग्लॉटिस गार्ड करता है खाने को, कि जब खाना चले जाएगा तो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा। सो ऐसे ये ओपन ही रहता है, ठीक है। खाना चला जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। सो अब हम बात करें हैं लैरिंग्स जो है, यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बोली है, द फेरिंग्स जो होता है वो ओपन करता है वॉइस बॉक्स में विद द हेल्प ऑफ ए स्लिट। स्लिट क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस जो होती है वो एक कार्टिलेज से कवर होती है, जिसको आप बोलते हैं सॉफ्ट बोन होती है, जिसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और जैसे ही खाना ट्यूब में पहुँचता है लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हो, आपको यहाँ पर दिया है, तो वो खाना आ जाता है ट्रैकिया में। सो जब वो ट्रैकिया में आता है तो यहाँ पे बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट थिंग भी आपको बताई होगी कि जो ट्रैकिया है वो रिंग्स से बनता है। बहुत सारी रिंग्स देख रहे हो आप यहाँ पर, अगर आप खुद अपने थ्रॉट को टच करोगे तो आप देखोगे रिंग्स होती हैं वहाँ पर, और ये कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं। सो कार्टिलेजनस रिंग्स क्या करती हैं, ये जो रिंग्स होती हैं, द ट्रैकिया डज नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स। तो आपको बोला है ट्रैकिया कभी भी हमारा कोलैप्स नहीं करता, टकराता नहीं है आपस में, क्योंकि इसको रिंग्स सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो जब हवा होगी तब भी ये नॉर्मल रहेगा, और जब हवा नहीं होगी तब भी ये नॉर्मल रहेगा। सो उसके बाद हमने बात की थी ट्रैकिया के बारे में। सो ट्रैकिया के बाद फर्दर जो स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा वो है ट्रैकिया के बाद, सो ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। सो जो भी एयर होती है नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग से पास करने के बाद, ब्रीदिंग जब होती है तो उस टाइम पे वो पास करती है ट्रैकिया से, और ट्रैकिया नहीं कोलैप्स करती क्योंकि वो रिंग से बनती है, जो आप जानते ही हो पहले। सो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, जो ट्रैकिया होता है वो फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई आ गया। सो ब्रोंकाई फर्दर बाद में डिवाइड करता है, ये जो पहली है ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये सेकेंडरी, और लास्ट की जो ब्रांच है उसको टर्शियरी ब्रोंक्यूल बोलते हैं। और उसके बाद उसमें जो स्ट्रक्चर आता है वो आप बोलते हो एल्विलाइज। आप देख रहे हो यहाँ पे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं जो हैं ये एंड्स में, इनको आप एल्विलाइज बोलते हो। उसके बाद चेस्ट कैविटी जानते ही हो आप, जो हमारे एब्डोमिनल पोर्शन को सेपरेट करती है उसको आप बोलते हो डायफ्रागम। डायफ्रागम के बाद ये जितनी भी कैविटी यहाँ पर है ये, इसको आप थोरेसिक कैविटी बोलते हो। सो ये था। सो पाउच लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाइज होते हैं, और एल्विलाइज की जो वॉल्स होती हैं वो ब्लड कैपिलरी से भरी होती हैं, तो इसलिए एक्सचेंज यहाँ पे होता है, काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं वो, तो इसलिए एक्सचेंज वहाँ पर ईजिली हो सकता है। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्रीदिंग अपरेटस।
सो ब्रीदिंग अपरेटस तो आपने पढ़ लिया। मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन का, सो इतने में बोला हुआ है हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट की कैविटी है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को आप बोलते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। और रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इतनी फ्रीक्वेंट होती हैं कि ये 10 to 18 टाइम्स एक मिनट में होती हैं। 10 to 18 टाइम्स एडल्ट में होती हैं और 60 टाइम्स एक बच्चे में होती हैं पर मिनट। और रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स 2 फेजेस में होती हैं। पहली प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन। सो इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो फ्रेश एयर होती है वो एल्वियोलाइज में जाती है। इस प्रोसेस में हमारे एक्सटर्नल जो मसल्स हैं रिब्स की, वो पुल करती हैं। पुल करने के साथ जो हमारा चेस्ट का स्टर्नम पोर्शन होता है वो भी अपवर्ड जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये डायफ्रागम का पोर्शन है, ये डोम शेप्ड है। तो डोम शेप्ड क्या हो जाएगा, फ्लैट, इस तरह से, ठीक है। जब ये डोम शेप फ्लैट हो जाएगा तो इससे थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ होगा वो बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद हवा क्या करेगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। और ये हवा फाइनली क्या करेगी, लंग्स को एक्सपैंड करेगी। और इसकी वजह से जो प्रेशर होगा एयर का लंग्स में वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। जो बाहर का एटमॉस्फेयर होगा उससे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा। इस प्रेशर की वजह से जो एयर होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे रन करेगी। तो इसीलिए फ्रेश एयर हमारे एल्वियोलाई से लंग्स में एंटर करेगी, रशेज इनटू द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जितनी भी हवा होगी वो सारी लंग्स में जाएगी और एल्वियोलाइज में पास करने के बाद वहाँ पे वो ऑक्सीजन लेके रेडी हो जाएगी। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी, एल्वियोलाइज में आ जाएगी। और अब जो हवा हमारे एल्वियोलाइज में पहुंची है वो कैसी है, फाउल एयर। तो पहली प्रोसेस है सांस लेने के टाइम पे। सांस लेने के टाइम पे क्या होता है, जो स्टर्नम पोर्शन होता है, हमारा रिब्स का पोर्शन होता है, ये क्या करता है, मसल्स को पुल करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। और उसके बाद स्टर्नम पोर्शन होता है जो डोम शेप्ड होता है इस तरीके का, वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने के बाद उसमें ज़्यादा स्पेस बढ़ जाती है हवा की, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एयर का प्रेशर कैसा होता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर एयर का प्रेशर कैसा होता है, ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हवा फटाफट से अंदर रश करती है। रश करने के बाद वो फ्रेश एयर एल्वियोलाइज तक जाती है और वहाँ पर एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में आ जाता है और ऑक्सीजन ब्लड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर फर्दर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ फाउल एयर। जिस हवा की हमें ज़रूरत नहीं है वो रिमूव हो जाती है, उसको आप बोलते हैं एक्सपीरेशन। सो इस प्रोसेस में इंटरनल रिब्स जो पहले रिलैक्स कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो इंटरनल रिब्स होंगे, मतलब पहले एक्सटर्नल रिब्स मतलब पुल कर रहे थे ना, इस वक्त इंटरनल रिब्स पुल करेंगे, जिसकी वजह से रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। और स्टर्नम डायफ्रागम सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से चेस्ट का जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। चेस्ट का साइज़ जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे एरिया भी कम होगा। जब एरिया कम होगा तो बाहर प्रेशर कम होगा, अंदर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा, जिसकी वजह से लंग्स क्या करेंगे, पुश करेंगे गंदी हवा को हमारे एयर से बाहर की तरफ। सो ये प्रोसेस थी एक्सपीरेशन की। सो ये मैकेनिज़्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इतना सा आपने जानना है, इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो ये आज जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन यू कैन आस्क मी. Still, I just want to remind you all that this is we have read today the breathing apparatus and also the mechanism of respiration in human beings. And यहाँ पे आपको बोला है कि जो mechanism respiration का plants में होता है वो बाकी organisms के से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा सिंपलर होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन डिफ्यूज़न के थ्रू होती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड रूट्स। सो स्टोमेटा से आपको पता ही है, स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है जो लीव्स में प्रेजेंट होती है और स्टेम में भी प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में चाहिए होते हैं वो सेल्स में स्टोमेटा के थ्रू आते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में वो डिफ्यूज़ टू आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से ही डिफ्यूज़ भी होती है। सो जो ऑक्सीजन होती है ये स्टोमेटा से ही बाहर निकलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अंदर चाहिए होती है प्लांट्स को, वो भी स्टोमेटा से ही अंदर होती है। सो जैसा हमारे में लंग्स काम करते हैं वैसे इनमें भी स्टोमेटा वर्क करते हैं। नेक्स्ट आ गया लेंटिसल्स। और लेंटिसल्स, सो यहाँ पर जो लेंटिसल्स हैं वो एक माइन्यूट ओपनिंग होती है, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जो वुडी प्लांट्स में होती हैं, लकड़ी वाले प्लांट्स में। सो ये कुछ सराउंडेड रहती हैं लूज सेल्स से, जो सेलुलर स्पेसिस कही जाती हैं इन सेल्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है वो बाहर
इसी पासेज से जाती है। सो नेक्स्ट आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू रूट्स। कुछ गैसेज रूट से भी एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन एंटर करती है रूट से बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द वेरियस सेल्स सराउंडिंग द रूट एंड थ्रू द सेम CO2 इज रिलीज्ड इनटू द सॉइल बाय डिफ्यूजन। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में डिफ्यूज भी होती है। तो आप कह सकते हो कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है, लेंटिसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेंटिसल्स मैंने आपको बता दिया ओपनिंग्स होती हैं जो वुडी प्लांट्स में होती हैं, और उसके साथ साथ रूट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। सो रूट्स इस तरीके से एक्सचेंज करती हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन एनिमल्स। सो जिसमें हार्ट का स्ट्रक्चर भी आएगा। सो उसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, और एक्सक्रीटरी के बाद कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।